हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार एनसीईआरटी क्लास में। चलिए, जो लोग भी लाइव हो चुके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में। चलिए व्हाट्स हैपनिंग। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही शानदार सेशन शुरू होने वाली है और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी। याद रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग मतलब तीसरा चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही शानदार चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। क्या पढ़ने वाले हैं? हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और यहां पर आपको बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी जो आने वाला जो क्लास है वो आपको ये आधार बनाकर क्रिएट करके देगा। ठीक है, चलिए आइए, है ना, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग इसमें आपको पहला चैप्टर पर्यावरण हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, हमारी पृथ्वी के अंदर पढ़ चुके हैं और तीसरा चैप्टर जो जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आइए चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। क्या नाम है? हमारी बदलती पृथ्वी का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए तो कहते हैं, सबसे पहले जरा ध्यान देंगे, हमारी बदलती पृथ्वी हम लोग का तीसरा चैप्टर है और सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे स्थल मंडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, नदी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ज्वालामुखी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, भूकंप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी इतने सारे परिवर्तन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने प्रकार के बल होते हैं हम लोग इन सभी की चर्चा यहाँ पर देखेंगे। कहता है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। हमने कल पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में कि स्थल मंडल क्या होता है। उसके अलावा हमने चैप्टर नंबर क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था स्थल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में। और यहां भी कह रहा है क्या कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि स्थल मंडल क्या है तो बोलेंगे स्थल मंडल प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आगे कहता है कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। याद रखिएगा, जो पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, आप जब एमसीक्यू बनाओगे ना, लास्ट में आपको मैं इसका एमसीक्यू दिखाऊंगा और वो प्रश्न आपको एनसीईआरटी के दे रहते हैं और हूबहू यहाँ से प्रश्न आपको ज्योग्राफी के किसी भी एग्जाम में बैठो। अभी बिहार में भरमार वैकेंसी आ रही है और यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। हर जो कह सकते राज्य जो है, हर राज्य में भी वैकेंसी की मतलब बाढ़ आ रही है। ठीक है, ऐसे और केंद्र सरकार का कहीं का ना, रेलवे का भी देखो वैकेंसी आपको एनटीपीसी का आने वाला है ना। फिर मतलब हर एग्जाम आपको एकदम मुंह पर बैठा हो तो आप तैयारी बढ़िया से करके रखिए। क्या बोलता है कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर में लगभग, कहता है कि कुछ मिलीमीटर में प्रत्येक वर्ष जो है पृथ्वी हमेशा प्लेटों की गति धीरे धीरे घूमती रहती है। कितना में? तो कहता है कुछ मिलीमीटर के लगभग में घूमती रहती है। कहता है आगे कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो अगर प्रश्न उठता है कि आखिर प्लेटें जो गति करती है वो किसके कारण गति करेगी, तो बोलेंगे यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि सर प्लेटों में जो गति होती है, तो प्लेटों में गति का कारण क्या, तो बोलेंगे पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण क्या होता है? गति करती है। तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है, यानी पृथ्वी जो अब आंतरिक भाग में जाती, जब वो तप्त स्थल में जाती तो पिघला हुआ क्या करता है, वो ताप इतना रहता है, तापमान इतना होता है कि उस पदार्थ को पिघला देता है, जो भूमि को जो होता है स्थल मंडल को पिघला देता है और वही पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा का रूप धारण करता है। और क्योंकि पृथ्वी का, मैंने कल बताया था कि पृथ्वी का आंतरिक भाग लोहा और निकेल का बना हुआ है। किसका? लोहा और निकेल का बना हुआ है, जिसके कारण वो अत्यधिक दबाव के कारण बहुत ठोस अवस्था में, और कोर का, बाह्य कोर की अगर हम बात करें वो पिघला हुआ अवस्था में, क्योंकि वहां पर तापमान अत्यधिक है। तो वही एक ठोस भाग है और एक पिघला भाग है, वही क्या होता है, धीमे धीमे क्या होता है, तो गति करती है। ठीक है,
याद रखिएगा। अगला क्या कहता है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई क्या करता है, घूमते हुए रहता है, इस प्रकार से वो लोग मूवमेंट करता है, ठीक है, इस प्रकार से वो मूवमेंट करता है, गोल गोल घूमता है इस प्रकार से, जिस प्रकार से लट्टू घूमती है, ठीक है, याद रखना ये वृत्तीय गति करेगा। प्रश्न आता है, प्रश्न क्या होगा कि पृथ्वी के अंदर, क्या पूछ रहा है कि सर बताइए कि सर पृथ्वी के अंदर मैग्मा कैसी गति करेंगे, तो बोलेंगे सर वृत्तीय रूप में घूमती है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा कैसी गति करेगी, और जो वीडियो लाइक नहीं करते थोड़ा वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होती है वो कैसे गति करते हैं, तो बोलेंगे सर वृत्तीय गति करते हैं। प्रश्न क्लियर हो गया, यहां तक आगे बढ़ते हैं। कहता है क्या, कहता है प्लेट के इसी गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। अगर प्लेटें गति नहीं करेगी इस प्रकार से, तो क्या बोला कि प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। यानी पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी के बाह्य भाग में स्थल मंडल के ऊपर जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसका कारण क्या है, तो प्लेटों में गति। जब प्लेटों में गति होगी तो भूकंप आएगा, ज्वालामुखी होगी, और क्या होता है पृथ्वी पर, है ना, यही दो चीजें खास तौर पे होती है। तो क्या करेंगे, प्लेटों की गति के कारण तो प्लेटों की इस गति के कारण क्या हो गया, आगे देखिए, तो कहता आगे, बात समझ में आ गया कि प्लेटों के गति के कारण पृथ्वी सतह पर क्या होता है, तो परिवर्तन होता है, पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। चलिए इसे मैं आपको अंडरलाइन करता हूं ताकि आपको जब आप पढ़ें इसके नोट्स करें, तो प्लेट क्या है, प्लेट के गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। क्लियर हो गई बात, आगे देखेंगे। कहता है कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण गतियां उत्पन्न होती है। कहता है पृथ्वी की जो गति है, गति को उन बलों के आधार पर पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण क्या होता है, जिनके कारण गति उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी के कौन से बल के कारण सर, किस बल के कारण पृथ्वी में गति उत्पन्न होती है, तो बोलेंगे कि पृथ्वी में जो गति उत्पन्न होती है किस बल के कारण होगी, तो बोलेंगे जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है, वैसा बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसे अंतर्जनित बल या इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, उसे अंतर्जनित बल या इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और फिर क्या कहेंगे कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है, यानी पृथ्वी के सतह पर जो बल उत्पन्न होती है उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। इसको जरा समझिए, जैसे अब यहां पर दो बात हो रहा है, एक होता है आंतरिक जनिक बल और एक होता है बाह्य जनिक बल, ठीक है। यानी जब पृथ्वी अपने अंदर से बल लगाएगी तो वो होगा आंतरिक बल, और जब पृथ्वी के बाहर से बल लगेगा तो कहलाएगा बहिर्जनिक बल, यानी हवा हो गया, नदी हो गया, तूफान हो गया, ये सब बाह्य परिवर्तन के कारण है। तो इससे क्या निर्माण होगा, तो सर देखिए बताइए, जब यहां पर मान लीजिए सतह है और ये पृथ्वी का आंतरिक भाग हो गया, पृथ्वी का ऊपरी भाग हो गया, ठीक है, सतह का भाग हो गया, यहां से जब पृथ्वी अंदर मारती है ढिसूम, है ना, तो क्या हो रहा है, ये देखिए ये भाग उठ रहा है, जब ये उठेगा तो क्या बनेगा, तब पर्वत का निर्माण होगा, पठार का निर्माण होगा, ऊंची स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, यहां से मैग्मा वगैरह निकलता है, लावा वगैरह फूटता है, ज्वालामुखी वगैरह निकलते हैं ना, तो क्या होता है, ये आंतरिक बल के कारण होता है। आगे देखिए, अब ये हमारा पृथ्वी का सतह है, क्या है, ये पृथ्वी की सतह है। अब यहां से हवा चली, कुछ हो रहा है, तो जब बाह्य बल लगता है तो क्या होगा, ये धंसेगा, तो भ्रंश का निर्माण करेगा, घाटी का निर्माण करेगा। कब, जब बाह्य बल लगेगा तो ये धंसेगा, तो धंसने के बाद ये किसका, घाटी का निर्माण कर दिया, भ्रंश का निर्माण करता है। तो बात समझ में आएगी, आइए थोड़ा सा इधर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए अंतर्जनिक बल और बाह्यजनिक बल दोनों समझ में आ गया, दोनों आप सबको क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इधर और समझते हैं एक बात।
चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, कहता है स्थल मंडलीय प्लेट क्या होता है, तो कहते हैं ध्यान सुनिएगा, भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर सतहें टिकी हुई है। यानी महाद्वीप और महासागर की सतह जो जिस पर टिकी हुई है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। मैंने बोला कि भाई पृथ्वी के गति के कारण, पृथ्वी के गति का जो कारण वो कौन है, तो बल है। कौन सा बल, एक आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल है। तो उन दोनों बलों को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहां पर शब्द उत्पत्ति के सिद्धांत यहां पर बताया हुआ कौन कौन से शब्द है। इंडो का मतलब होता है अंतः और एक्सो का मतलब होता है बाह्य यानी बाहर। इसमें जेनिक का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, इसको तोड़कर पढ़ लीजिए। यानी अंतः में उत्पन्न बल, वैसा बल जो अंदर में उत्पन्न हो तो कहलाएगा एंडोजेनिक, वैसा बल जो बाहर में उत्पन्न हो तो बोलेंगे एक्सोजेनिक, ठीक है। याद रखेंगे इस बात को। आगे देखिए कहता है क्या, अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करती है। कैसी गति, तो बोलेंगे अंतर्जनित बल आकस्मिक गति उत्पन्न करती है, तो कभी धीमी गति उत्पन्न करती है। यानी ये कभी कभी अचानक उत्पन्न होती है तो कभी कभी धीरे धीरे इसमें उत्पन्न होता है। लेकिन याद रखिएगा, कहता है जब भूकंप एवं ज्वालामुखी, क्या, भूकंप एवं ज्वालामुखी आकस्मिक गति के कारण होता है। जब पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है तो क्या, तो भूकंप और किसके कारण, ज्वालामुखी कारण होता है। जब भूकंप और ज्वालामुखी ये किसका कारण बोलेंगे, पृथ्वी की सतह के आंतरिक भाग में जब आकस्मिक यानी अचानक जब परिवर्तन होता है तब वैसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे, भूकंप और ज्वालामुखी का कारण बनता है, ठीक है। आप सभी को ये अंडरलाइन मैं इसलिए करता हूं ताकि आप फोकस कर सको, कि उस शब्द पर फोकस कर सको। ये शब्द आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ जाएगा। अगर आप ध्यान से फोन पे देख रहे हो तो आपके दिमाग में बढ़िया से चीजें बैठ जाएगी, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं इसे कलरफुल कर रहा हूं, उसके अलावा मुझे दूसरा इसका कोई, मुझे कलरफुल चीजें इसलिए पसंद है ताकि आपको क्लियर, क्योंकि जब है ऑप्शन तो फिर कलरफुल करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। आइए कहता है क्या, पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गति किस प्रकार से होती है, तो हमने बोला कि पृथ्वी की गति के लिए जिम्मेदार कारक है आंतरिक बल, आंतरजनिक बल और बाह्य जनित बल। दो कारण इसके जिम्मेदार हैं। तो अंतर्जनिक बल में दो बल होता है, एक आकस्मिक बल होता है, दूसरा पटल विरूपण बल यानी धीरे धीरे उत्पन्न होने वाला बल, ठीक है। और पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जब आकस्मिक बल जब होता है तब भूकंप होगा, ज्वालामुखी होगा और भूस्खलन होगा। यानी आप सुने होंगे कि बहुत ज्यादा क्षेत्र पे क्या होता है कि जमीन अचानक खिसक जाती है, तो इसे कहते हैं भूस्खलन। इसे क्या बोलेंगे, भूस्खलन। लेकिन बहिर्जनित जो बल है, जो बहिर्जनित बल है, तो बहिर्जनित बल क्या करता है, तो बोलेंगे सर ये बहिर्जनित बल में बाह्य बल लगता है। जब बाह्य बल लगेगा तो इसमें अपर्दन होगा या फिर निक्षेपण होगा। क्या करेगा, या तो अपर्दन होगा यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ये अपर्दन आगे बढ़ेगा, या फिर क्या होगा, निक्षेपण, उसका कटाव होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, तो अपर्दन या निक्षेपण नदी या बहते हुए जल से अपर्दन या निक्षेपण होगा, पवन से होगा, समुद्री तरंगों से होगा और हिमनद से होगा। तो ये बहिर्जनित के उदाहरण है। जैसे जैसे हम लोग का क्लास उच्च स्तरीय चलते जाएगा, अभी हम लोग सबको एक में पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग क्लास ऊपर चढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर इन लोग पे चलना पड़ेगा, है ना। नदी का अलग चैप्टर चलेगा, पवन का अलग चलेगा, हिमनद का अलग टॉपिक रहेगा जहां पर आपको घंटा आधा घंटा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अपर्दन पे समय देना पड़ता है। भूकंप ज्वालामुखी तो चलिए देखिएगा, भूकंप और ज्वालामुखी का तो बात ही नहीं करना, वो सब दो दो तीन दिन क्लास चल जाता है कभी कभी, ठीक है, जो हम लोग पढ़ाते हैं बैच में। तो कहता है क्या, ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। क्या होते हैं, पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। क्या निकलेंगे, तो बोलेंगे सर पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलता है। कब, तो ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा, ये देखिए खुला हुआ है ना, खुला एक ऐसा छिद्र है। ये क्या है आपको, तो ये आपको देख रहे होंगे यहाँ पर एक छिद्र दिख रहा है,
क्या ये आपको क्या एक दिख रहा है, यहाँ पर छिद्र दिख रहा है, एक ऐसा छिद्र है जो क्या करता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। क्या करते हैं? अचानक निकलते हैं। और जब ये निकलेगा तो किस प्रकार से निकलते हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। देखिए समझिएगा, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सतह है। ये क्या है आपको, ये जो दिख रहा है, ये क्या है आपको, तो ये आपको, ये रेड नहीं दिख रहा होगा ना आपको, मैं ब्लू कर देता हूं थोड़ा सा, आपको ज्यादा बढ़िया दिखेगा। ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या हो गया, तो ये हमारा पृथ्वी है, यानी धरातल है। ठीक है, क्या है ये पृथ्वी है। और पृथ्वी पर किस प्रकार से आपको यहां पर देखिए, ये पृथ्वी हो गया, और ये पृथ्वी को चीरते हुए मैग्मा बाहर निकल रही। क्या कर रही है, मैं ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको रेड पे ब्लू अच्छा से दिख जाए, और क्योंकि ब्लैक भी यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, पृथ्वी को ये होल किया, पृथ्वी को छेद गया। कैसे छेद गया, तो जब होता क्या, पृथ्वी के अंदर जब पृथ्वी, जब इस मैंने बोला जब प्लेटें जब आपस में टकराती है तो ये कहां जाती है, तो बोलेंगे प्लेटें, छोटी प्लेट जो होती है वो कहां, तो तप्त स्थल में आती है, और तप्त स्थल उसे पिघला देता है, और पिघलाता है तो वो पिघला हुआ पदार्थ बड़ी मात्रा में उसमें तेज और ऊर्जा होती है। तो वही ऊर्जा क्या करता है, वो स्फुरित होने का प्रयास करती है, अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करती है। और वही ऊर्जा जहां पर प्लेटें एक दूसरे से टकराकर डूबती है, छोटी प्लेट बाहर जाती है, अंदर जाती है, और बड़ी प्लेटें ऊपर जाती है, वहीं पर से ये प्लेट क्या होता है, ये ऊर्जा जो होती है उत्पन्न होती है और निकलने का प्रयास करती है। ठीक है, और वहीं पर निकलने का जब प्रयास करती है तो यहाँ पर हॉट स्पॉट के माध्यम से यहाँ पर क्या होता है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। और ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है तो इस प्रकार से ज्वालामुखी आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, और जब बढ़ती है तो क्योंकि ज्वालामुखी अंदर में मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ था तो ये बाहर निकलेगा। तो जब ये सूखता है, यानी जब वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो वायुमंडल के जब संपर्क में आता है तब ये क्या करता है, इसमें मतलब सूखना प्रारंभ होता है, यानी ये गीला पदार्थ क्या होगा, सूख जाता है। और जब ये सूख जाएगा तो बड़े ही कठोर पदार्थ बनता है, हमने कल बात किया था। और बड़े ही लावा जो है बड़े ही कठोर पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कौन सा चट्टान कहेंगे, जिसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान। हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा था कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, किस प्रकार से बनती है। तो ये क्या करता है, ये एक बड़े ही, अगर ज्यादा विशाल होगा, है ना, अगर ज्यादा विस्तार होगा, अगर बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटेगा, तो जब बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटेगा तब बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण होगा, जैसे आप लोग सुने होंगे, है ना। अगर बात करें हम एंडीज पर्वत की बात करें, एंडीज पर्वत जो कि दक्षिण अमेरिका में है, तो एंडीज पर्वत की अगर बात करें तो वहां पर जो एंडीज पर्वत इतना बड़ा दक्षिण अमेरिका को घेरे हुए, वहां पर है ना, आपको बहुत सारे ज्वालामुखी पर्वत मिल जाएंगे। जैसे अगर बात करें मिष्टी ज्वालामुखी मिल जाएगा, है ना, कैटोपैक्सी मिल जाएगा। ये सब जो ज्वालामुखी बड़े बड़े पर्वत के उदाहरण हैं। और यहाँ पर क्या हुआ था, तो सर यहाँ पर प्लेटें टक्कर खाई थी, इसके कारण वलित पर्वत का निर्माण होता। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बहुत बढ़िया से मैं इसको पढ़ाया हूं। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। कहता है ये जब ज्वालामुखी फटता है तो किसका निर्माण करता है, तो बोलेंगे सर जब ज्वालामुखी फटता है तब ये जो निर्माण होता है वो किसका होता है, तो सर ये गैस हो गया। ये क्या हो गया, गैस और राख दोनों का निर्माण करता है। किसका, सर यहां पर से गैसें निकलती है और क्या, राख निकलते हैं, क्योंकि अंदर का जो पदार्थ होता है जिसको पिघला दिया गया, जो जल गया है, उस तापमान में उसे क्या बाहर निकालता है। ठीक है, और जब बाहर निकलता है तो यही मैग्मा जो है बाहर आकर क्या बनता है, तो लावा बनता है। ये जो मैं यहाँ पर आपको जो छिद्र दिखा रहा हूं, ये छिद्र जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा, इसे क्या कहते हैं, प्रश्न आता है ना, ये छिद्र को क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर इसे हम क्रेटर कहते हैं। इस छिद्र को क्या बोलेंगे हम सर, तो इसे क्रेटर कहेंगे। जितना आप लोग सुनते होंगे बहुत सारा ज्वालामुखी आपको झील भी मिल जाता है ना। कारण क्या, बहुत जब वर्षा हुई बहुत बड़ा ज्वालामुखी बन गया, और अंदर से क्या हुआ, अंदर से ढक गया, क्योंकि कितना निकलेगा, निकलते निकलते सूख गया, फिर सूख जाता है तो फिर क्या, वहां पर जब वर्षा हुई बहुत सारे पानी हुआ, जम गया, तो जमने के बाद ये झील का भी निर्माण कर देता है कभी कभी, है ना। तो क्या हो गया, क्रेटर हो गया। और यहां पर से देखना, ये इस माध्यम से कभी कभी निकलने का प्रयास करते हैं, जहां से निकलता उसे वेंट कहते हैं। और ये जो पिघल करके जो निकल रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे लावा कहते हैं। और अंदर का जो ये पदार्थ दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये क्या है आपको, तो ये कहलाता है सर मैग्मा कहलाता है। क्या, मैग्मा। और ये मैग्मा चेंबर हो गया, कोस्ट हो गया, इसका निकलने का पदार्थ हो गया। ठीक है, यानी मैंने बोला ये कौन सा ये जगह है, तो बोलेंगे सर ये परपट्टी है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये मेंटल वाला जगह है। कौन सा, मेंटल, यानी यहां से
पदार्थ निकल करके बाहर आती है। ठीक है, बोलिए किसी को कोई दिक्कत? इतना अच्छे से कोई नहीं आता है। चलिए, सभी को थैंक यू, सभी को धन्यवाद। ठीक है, बस मेरा उद्देश्य यही है एनसीईआरटी पढ़ाने का कि आप बस मेहनत से पढ़ लो। एग्जाम में बोल रहा हूँ कि आप मैं 6 से 12 तक पढ़ा रहा हूँ। कितना पढ़ा रहा हूँ? क्लास 6 से आपको क्लास 12 तक पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी गारंटी आपको फिर कहीं किसी टीचर का, मैं खुद ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन में, पेड बैच में पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर मैं कहता हूँ आप ये कोर्स पूरा पढ़ लीजिएगा ना, तो मेरा कोर्स पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। और अगर कभी किसी का कोर्स लोगे ना तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? ये सिर्फ एक उदाहरण एनसीईआरटी में समझाया हुआ कि किस प्रकार से निकलता है। अगर आप लोग की अनुमति हो तो मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं। ठीक है, देखिए, कहता है कि सर एक रंगीन कागज को छोटी सी गोली लीजिए, है ना, और इसे जल के आधे भरे बीकर में मतलब बर्तन में रख दीजिए और उस बीकर को तपाई पर रखकर गर्म करें। यानी बर्तन में क्या करिए, कागज को रख दीजिए और उसे गर्म करिए। तो क्या देखेंगे हम लोग, तो जब गर्म करते हैं तो देखना, जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। यानी कोई बर्तन लेंगे, वहां पर कागज, रंगीन कागज है, उसको मोड़ना, वहां पर डाल दो। तो हम क्या देखें, जब पानी ठंडा है तो वो कहां जा रहा है, सतह पर जा रही है। लेकिन जब हम उस पानी को गर्म करेंगे तो जैसे से पानी गर्म होगा, वो ठंडा जो मतलब जो कागज मैंने डाला गोली के रूप में, वो पदार्थ क्या होगा, ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो कहता है वही हाल है पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार की गति करता है। यानी पिघला हुआ मैग्मा जब शांत रहेगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा, लेकिन क्योंकि वो अत्यधिक तप्त होता है और गर्म होता है, इसीलिए वो अपने आप को कहां करता है, अपने आप को उस केंद्र से बाहर की ओर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। कहता है इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन, जिस प्रकार से ज्वालामुखी होते। अच्छा बताइए, मान लो मेरे हाथ में मैं यहां से यहां छेद कर दूं, है ना, ऐसे मान लो मैं छेद कर दूं या, तो बताइए इसमें दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा, कंपन होगा। तो जब ये फट कर निकला है तो बताइए भाई साहब, एक तो यहाँ पर छेद हो गया, तो छिद्र होने के बाद ये जो दर्द हो रहा है, तो हमें दर्द में कांपूंगा। तो पृथ्वी की जब ज्वालामुखी फटेगी तब तब कंपन होता है, और वही कंपन भूकंप कहलाता है। क्या कहलाएगा? वही कंपन पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कंपन भूकंप कहलाता है। दिमाग में बढ़िया, ठीक है। कहता है क्या, स्थल मंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यही कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी सीधा सीधी बात क्या हम लोग समझते हैं कि किसी भी प्रकार का कंपन भूकंप कहलाता है। सीधी बात, कंपन को क्या कहेंगे? भूकंप कहते हैं। ठीक है, सीधी बात कि कंपन क्या है तो भूकंप है। पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कंपन अगर होगी तो क्या कहलाएगी? वह भूकंप कहलाएगी, चाहे वो कोई भी मैटर हो। ठीक है, और मैंने बता दिया पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो कुछ भी होगा उस सभी का कारण भूकंप तो जरूर पैदा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता चित्र 3.3 में देखिए भूकंप की उत्पत्ति के बताइए किस प्रकार से हुआ। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। आगे देखिए, कहता है क्या, भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, इस बात को नोट करने लायक है, इसे हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, कहता है भूप्रपट्टी के नीचे क्या कर रहा है कि सर, भूप्रपट्टी के नीचे स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, जहां पर कंपन की शुरुआत होगी, है ना, कंपना सबसे पहले जहां शुरू करेंगे वह उद्गम केंद्र कहलाता है। वो कौन सा केंद्र कहलाएगा? भूप्रपट्टी के नीचे रहेगा। कहां रहेगा? नीचे रहेगा वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्या, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। हम लोग इसको मैं समझाऊंगा अलग से। ठीक है, कहता है उद्गम केंद्र के सतह पर उस ठीक निकटतम स्थान को, यानी जहां पर ये उद्गम हुआ उसके ठीक निकटतम स्थान को क्या कहेंगे? तो उसके ठीक निकटतम स्थान को सर अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अधिकेंद्र कहते हैं। और कहता है सर अधिक केंद्र के बाहर अगर जाते हैं, कहां सर? तो कहता है अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन यानी गति करती है। तो अधिक केंद्र पर पहुंच गया, यहां पर ये सतह यहां पर पहुंच गया, तो यहां से क्या करेगी? तो ये गति करेगी। हम लोग इसको समझाएंगे, पहले फिगर को, पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, गति करेगी। जब यह गति करेगी
तो कहता है अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो प्रश्न आएगा कि जब भूकंप आता है तो सबसे अधिक हानि किस जगह को पहुंचेगी, तो बोलेंगे सबसे अधिक हानि कहां पहुंचेगी, तो बोलेंगे अधिक केंद्र के पास सबसे अधिक हानि पहुंचेगी। कहता है अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। प्रश्न आएगा कि भूकंप की तीव्रता कब कम होती है, तो बोलेंगे अधिक केंद्र से जैसे जैसे भूकंप की गति दूर जाती जाएगी, अधिक केंद्र से जैसे जैसे वो दूर जाएगी, उसका मतलब कह सकते हैं इसका कंपन है ना, तरंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इसका नुकसान कम होते चला जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग बेहतरीन तरीके से मैं इसको फिगर में समझाता हूं, इसको ध्यान से सिर्फ देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए फिर स्थानीय लोग क्या करते हैं, कैसे इसका बचाव करते हैं, आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखिए, कहता है ये पृथ्वी की सतह है, मान लो कि पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये क्या है हमारा, पृथ्वी की सतह है। आप सभी लोग देख रहे हैं ये पृथ्वी की सतह है। अब ये जो पृथ्वी की सतह दिख रहा है आपको, इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूं, भूकंप का केंद्र उत्पन्न करूंगा, ठीक है। क्या हो रहा है, भूकंप का केंद्र उत्पन्न होगा। इस जगह पे क्या होगा, तो मान लो कि सर इस जगह पर भूकंप का केंद्र उत्पन्न होगा। मान लो ये क्या है, तो जमीन का अंदर है, ठीक है। आइए आइए अब इस जगह पर क्या होगा, तो मान लो कि ये जो जगह है यहां पर भूकंप उत्पन्न हुई है। कहां पर, यहां पर, इस जगह पर भूकंप का उत्पत्ति हुआ है। जब इस जगह पर भूकंप का उत्पत्ति होगा तो ध्यान रखना, जब जहां पर भूकंप उद्गम हुआ, यानी यहां से उत्पन्न हो रहा है भूकंप, और ध्यान रखना, तो सबसे पहले कहां गति करेगी, एकदम सीधे सतह पर गति करेगी, ठीक है। जहां भी भूकंप उत्पन्न होती है उसके ठीक पैरेलल, एकदम ठीक समानांतर गति करती है। और जहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ इस क्षेत्र को हम कहेंगे उद्गम क्षेत्र। क्या बोलेंगे इस क्षेत्र को हम, तो बोलेंगे सर हम इस क्षेत्र को बोलेंगे उद्गम क्षेत्र। क्या बोलेंगे सर, इसे हम उद्गम बोलेंगे, यानी उद्गम केंद्र कहेंगे, उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब इसके ठीक ऊपर, यानी मतलब ठीक एकदम पैरेलली, एकदम पैरेलल, एकदम ठीक पैरेलल, यानी यहां से हुआ ना, यहां भूकंप हुआ तो ठीक इसके ऊपर है ना, ठीक इसके ऊपर के केंद्र को क्या बोलते हैं, इसे हम सर बोलते हैं अधिक केंद्र। क्या बोलते हैं सर, इसे हम कहते हैं सर अधिक केंद्र। सर कुछ ऐसा करो, कुछ और बातें हम लोग को बताओ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, वह स्थान जहां पर भूकंप उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे सर उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। वह भूकंपीय ऊर्जा का मतलब भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। सर इसमें याद रखिएगा, भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार से गति करती है, पी तरंग होती है, एस तरंग होती है और एल तरंग होती है, ठीक है, याद रखना। और यहां पर जो सबसे तीव्र, अगर पूछेगा कि सबसे पहले भूकंपीय तरंगें कहां पहुंचेगी, तो बोलेंगे ठीक अधिक केंद्र के पास सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती है, क्योंकि उसके ठीक पैरेलली वो यात्रा करता है। और उसके बाद क्या यात्रा नहीं करता, हाँ जी करता है, इस तरह से यात्रा करता है, आगे भी यात्रा करता है, लेकिन आपको यहां पर जाने में इसको समय लगेगा, लेकिन और जगह सीधे ऊपर जाने में इसको समय, जब कोई रास्ता सीधा जाना हो तो हमें जाने में समय कम लगता है, लेकिन जब कोई रास्ता जिग जाएगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, तो हम लोग रास्ता को जाने में समय ज्यादा लगता है। उसी प्रकार से जब भूकंप की तरंगें जब सीधी यात्रा करती है तो अधिक केंद्र के पास जाती है और सबसे पहले अधिक केंद्र के पास पहुंचती है, और उसके बाद जिग जैग में यात्रा करती है, अपने अलग अलग तरीके से धीरे धीरे करती है, ठीक है। आइए बात करते हैं और चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इसी चीज को यहां पर समझाया हुआ, ठीक है, जरा समझते हैं। ये क्या उद्गम केंद्र, यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर जो है उद्गम का केंद्र, यानी यहां पर जो है पृथ्वी, यानी यहां पर भूकंप का उद्गम केंद्र हुआ, और यहां से भूकंप जो है सीधे गति करेगा, कहां से, सीधे इस तरह से देखो गति कर रहा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है इसका, यही कहलाता है अधिक केंद्र, क्योंकि ठीक ऊपर में यात्रा किया। अब यहां से अगर हम इसको देखा जाए तो यहां से इसकी यात्रा कितनी दूर पड़ जाएगी, यहां से भी अगर देखा जाए तो इसकी यात्रा कितनी दूर पड़ जाएगी, मुझे ये बताओ, है ना, कितनी दूर इसकी यात्रा पड़ जाएगी। तो यही यात्रा को दूर पड़ जाता है, लेकिन अगर पूछा सबसे पहली तरंगें कहां पहुंचेंगी, तो बोलेंगे सर अधिक केंद्र पर सबसे पहले तरंगें पहुंचती है। और यहां से यानी जहां पर प्लेटें फटी हुई रहेगी, अलग रहेगी, तो भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। तो अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करें कि मैं बाहर कैसे निकलूं, तो
एक तलाश करती बाहर निकलने का, ठीक है। और ये क्या हो गया, प्लेट की सीमा होगी कि भाई इसको निकलना है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात को थोड़ा समझना चाहिए हम लोग को, इस बात को हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। कहता है क्या, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की, बोलेंगे कि सर भूकंपीय तरंगे जो है वो 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंग कितनी, तो बोलेंगे सर भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन, तो बोलेंगे सर पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। कितना तरंग मैंने बोला, पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है। या बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंग बोलेंगे, अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे, या पृष्ठीय तरंग बोलते हैं। यानी जब पी तरंग रहेगी तो कैसी यात्रा करेगी, तो सर अनुदैर्ध्य तरीके से यात्रा करेगी, और जब एस तरंगे होगी तो अनुप्रस्थ तरंगे में यात्रा करेगी, और जब एल होगा तो यानी पृष्ठीय तरंगों के रूप में यात्रा करती है। एग्जाम में हूबहू पूछता है, ठीक है, कि कौन सी गति करेगी, पी तरंगे कौन सी गति करेगी, तो बोलेंगे अनुदैर्ध्य करेगी। एस तरंगे किस प्रकार की तरंगे गति करेगी, तो बोलेंगे सर अनुप्रस्थ में गति करेगी। एल तरंगे तो बोलेंगे पृष्ठीय तरंग। ये एल तरंग क्या होता है, सबसे खतरनाक है एल तरंग। ये कहां रहेगा, तो याद रखिएगा, एल तरंग जो होता है वो आपको पृष्ठ पर होता है। कहां होता है, पृष्ठ पर होता है, और सबसे खतरनाक आपको वही होता है, ठीक है। आइए हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे कहता है क्या, जो एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। कौन कौन से तरंगे, कहता है जानवर के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछलियों की उत्तेजना को देखते हैं, और सांपों का धरातल पर आना। सांपों का, जब जमीन के अंदर सांप होते हैं बिल में, वो सब अगर बाहर आना प्रारंभ कर दे, पूरा सांप ही सांप न रहे, मछलियां ज्यादा छटपटा रही हो जल में, है ना, और जो भूकंप की संभावना है उसका मतलब अनुमान लगाते हैं, जानवर लोग उछल कूद मचा रहे हैं, भगदड़ मच रहा है, इसका मतलब है कि भूकंप आने वाला है, अंदर में हलचल प्रारंभ हो गया, ठीक है। आइए भूकंप की एक विषय वस्तु को समझते हुए हम लोग बात कर, थोड़े गुजरात में एक भूकंप आया था, उसका विनाश देख सकते हैं कि किस प्रकार से भूकंप जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तबाह कर दिया, विनाश कर दिया था। भूकंप इतना विनाशकारी है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मतलब शहर के शहर, गांव के गांव तबाह हो जाता है अगर इस तरह से भूकंप आते हैं तब, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। कहता है भुज में भूकंप के झटके। तो सबसे पहला में क्या है कि भुज में भूकंप के झटके कब लगे थे, तो कहेंगे सर 26 जनवरी को। कितना, बोलेंगे सर 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप को मापा गया था, ठीक है। भीषण भूकंप को मापा गया था। यहां पर हम लोग एक बिंदु को और नोट करेंगे कि अभी मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूं कि कौन सा स्केल का प्रयोग करते हैं, है ना, इस समय मैं नहीं बता रहा हूं, अभी जो इसमें लिखा हो मैं बस उसी को पढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए तो बोलेंगे कि सर क्या बोलेंगे कि सर भुज में भूकंप कब आया था, तो बोलेंगे सर 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था। और इसे किसके माध्यम से, तो बोलेंगे सर इसे रिक्टर स्केल के माध्यम से नापा गया था। ये लॉग पद्धति के, लॉग प्रणाली के माध्यम से इसका लॉग प्रणाली के माध्यम से मापा जाता है। और कितना था, तो बोलेंगे सर इसकी तीव्रता 6.9 इसकी तीव्रता थी, ठीक है, जो बड़ा ही भीषण भूकंप में गिनती इसका होता है। स्कूल सर्वाधिक इसमें प्रभावित हुई थी, है ना। भुज में निराशजनक इसमें मतलब राहत भी इसमें हुआ था। भूकंप के 3 दिन बाद हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवा आदि न पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक हो गई थी। मतलब 3 दिन तक हो गया था, फिर भी यहाँ पर हालात ऐसे थे कि यहाँ पर हर व्यक्ति को भोजन, कंबल, दवाएं ये सब नहीं पहुंचा सके थे, ठीक है। भुज की तबाही, है ना, फोन लाइन, जल, पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन सभी चीज निर्बाध हो गए थे, ठीक है। ये इसके बारे में, हालांकि यहाँ से प्रश्न आएगा नहीं, अगर आना होगा प्रश्न वगैरह तो यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। प्रश्न अगर आना होगा तो भुज के भूकंप के झटके कब आए, तो 26 जनवरी 2001 को आया था, ठीक है। कौन सा स्केल से नापेंगे, बोलेंगे अब भूकंप के झटके जो होते हैं, तरंगे जो ना मापी जाती है, बोलेंगे रिक्टर स्केल से मापी जाती है। इस पर तीव्रता कितनी थी, तो बोलेंगे 6.9 तीव्रता थी, जो बहुत ही भीषण भूकंप में इसकी गिनती होती है। कहते हैं कि भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसमें भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, तो बोलेंगे भूकंप का मापन एक यंत्र से करते हैं जिसे भूकंप लेखी यंत्र कहते हैं। भूकंप का मापन भूकंप लेखी यंत्र से किया जाता है। लेकिन पूछा जाए कि सर भूकंप का तीव्रता,
तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। कौन सा स्केल? तो बोलेंगे सर भूकंप की जो तीव्रता है वो किस पर? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस पर क्या है? तो जिस पर अगर बात करें तो कहता है क्या कि जिस पर अगर बात करें तो जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। और भुज में 6.9 की तीव्रता आई थी, और जबकि यहां पर हमारा बुक क्या कहता है कि अगर 2 या 2 से कम अगर की तीव्रता आती है तो क्या होगा? ये विनाशकारी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होगा? तो बोलेंगे सर ये विनाशकारी नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे? भूकंप की तीव्रता 2.0 या कम होती है तो प्रभाव नहीं के बराबर होता है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं कि भूकंप की तीव्रता 5 होती है तो वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंच सकता है, यानी गिरने पर क्या होगा? उसे क्षति या नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है, बहुत ही शक्तिशाली, जिसकी तीव्रता 7 अथवा, इसको समझ लेते हैं, है ना, हालांकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो क्या करोगे, है ना भाई साहब, बात इतना है कि एग्जाम में अगर आ गया तो क्या करोगे, है ना। चलिए देखिए, कहता है क्या? वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंच सकता है, लेकिन जिसकी तीव्रता, अगर भूकंप की तीव्रता 6 है या उससे अधिक है तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर 7 है तब क्या होगा? तो बोलेंगे सर लेकिन अगर इसकी तीव्रता, अगर तीव्रता 7 है या अथवा अधिक है तो सर्वाधिक शक्तिशाली से समझा जाएगा। ठीक है, 5 तक में क्या करेगा? तो वस्तुओं को क्षति पहुंचा सकता है। 6 में क्या करेगा? ये नजारा 6 का है, ये नजारा किसका है? तो 6 का है। इसने क्या किया? तो इसने शहर को नुकसान पहुंचाया, और अगर 7 होता है तो ये सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है। प्रश्न उठता है कि सर अगर हमको इसे बचना होगा तो हम इसे किस प्रकार से अपने आप को बचा सकते हैं? तो बोलेंगे भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करें? तो बोलेंगे भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, बहुत जरूरी है। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? कहता है सुरक्षित स्थान, जैसे रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, दीवार के अंदरूनी कोने मतलब इस प्रकार के कोना में जाके चिपकना है ना। और कहता है क्या? इनसे दूर रहें। किनसे दूर रहने की बात करता है? तो कहता है इनसे दूर रहें। ये चीज हम लोग के जीवन में के लिए जरूरी, इसलिए मैं इसे पढ़ा रहा हूं। ये पढ़ाई में हो सकता है एग्जाम में पूछे तो बात अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए भी है। आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। यानी जो दीवार भी है, तो मान ली हम किसी घर में घुस जाए, ऐसा नहीं, दीवार ऊपर से मान ली भूकंप आया, धड़वा के पूरा दीवार ही गिरेगा, लेकिन जब आप कॉर्नर में रहोगे ना तो दीवार गिर रहा है तो आप ऐसे साइड हो सकते हो कि भाई साहब गिर जाओ पूरा, है ना, मुझ पर मत गिरो, है ना। आगे देखिए और क्या कहता है, क्या है ना, एनसीईआरटी क्या कहता है कि पहले से तैयार रहे इसका मतलब हमको पता रहे कि हम भाई साहब भूकंप आने वाला है, लेकिन उस क्षेत्र पर निर्भर करता है। अपने दोस्त परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं, है ना, एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, ये कह रहा है कि मुख्य रूप से बात यह कि सुरक्षित स्थान हमारा काउंटर हो गया, मेज हो गया, कि जब कुछ गिरे, है ना, दीवार का अंदरूनी किनारा हो गया, ये हम लोग का सुरक्षित स्थान होता है। आइए अब कुछ अन्य चीजों पे भी मुद्दा पे चर्चा होती है। ठीक है, कहता है मुख्य स्थलाकृतियां, यानी इसके मुख्य स्थलाकृतियां कौन कौन है? मुख्य स्थलाकृतियां, कितना छोटा हो गया, ठीक है, मुख्य स्थलाकृतियां सबसे बड़ी है, बड़ा वाला ही है, झंझट ही नहीं है। चलिए आइए चर्चा करते हैं। कहता है क्या? अपक्षय एवं अपर्दन दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है। जो भूमि हमें दिखती है उसकी बात हो रहा है कि लगातार विघटित होती है। कहता है दो प्रमुख प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि, यानी जो भूमि को हम लोग देखते हैं स्थल मंडल को, उसका लगातार विघटित यानी उसमें परिवर्तन होते रहता है, उसका हमेशा क्षय होते रहता है।
तब हम इसे क्या कहते हैं सर? तब हम इसे अस्टेक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है जल के ऊपर, आगे क्या कहता है कि जल के ऊपर, जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए, जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए, लगभग ऊर्ध्वाधर उठे, इस प्रकार जो उभरा हुआ भाग है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। देख रहा कितना टर्म, बढ़िया बढ़िया टर्म आपको दिख रहा है, ठीक है। ध्यान सुनना क्या कहता है, जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर अवस्था में उठे हुए, क्या है? देखो यहाँ पर अष्टे का कितना बढ़िया मेहराब दिया है ना। आइए थोड़ा देखते हैं अष्टेक का यहाँ पर कितना सुंदर यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। ये तो समुद्री गुफा हो गया है ना, तटीय मेहराब हो गया, इस प्रकार तो तटीय मेहराब बन गया। और ये क्या अष्टेक, यानी ये इसको काट दिया पूरी तरह से, क्या कर दिया, ये पूरी तरह से कटा हुआ भाग है, ये भी कट गया और ये भी कट गया, ऊपर का छत यहाँ से गायब हो गया, तो क्या बन गया ये बन गया अष्टेक। और ये क्या हो गया, इस प्रकार से जब बन गया तो हो गया इसका ये तटीय मेहराब, यानी आर पार कर दिया। और यहाँ पर गुफा का निर्माण कर दिया है, तो इसे कहेंगे गुफा, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं सर, ऊंचे शैल को क्या कहेंगे, समुद्री भृगु कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, समुद्री भृगु कहते हैं। कब कहेंगे, तो जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर है, यानी जल के ऊपर लगभग जो ऊर्ध्वाधर अवस्था में इस प्रकार जो उठा हुआ रहता है उसे क्या कहेंगे सर, तो उसे हम समुद्री भृगु कहते हैं। आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है क्या, कहता है समुद्री तरंगे किनारा पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती है। जब समुद्री तरंगे जब अवसाद का जब जमाव करते हैं किनारे किनारे में, तब उसे समुद्री पुलीन का निर्माण कहते हैं। क्या बोलते हैं, तब उसे समुद्री पुलीन का निर्माण कहते हैं। आगे कहता है हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। और आगे क्या कहता है, हिमनद क्या है, तो हिमानी या हिमनद की नदियां होती है। हिमनद क्या होती है और हिमानी, तो बोलेंगे सर हिमनद अथवा हिमानी, किसकी, तो बोलेंगे सर हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। किसकी नदियां बोलेंगे सर, तो बोलेंगे सर बर्फ की नदियां होती है। हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियां होती है। अगर कोई पूछे सर हिमनद क्या है, तो बोलेंगे सर बर्फ की नदियों को क्या बोलते हैं हम, हिमनद कहते हैं। आगे कहता है हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टान से गोलास्मी मिट्टी, हिमनद नीचे की कठोर चट्टान से, कहां से, अपने नीचे की कठोर चट्टान से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। किसे, तो गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है। और क्या बनेगा, तो कहते हैं कि सर जो गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है, क्या करती है, और गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है, यानी भूमि का अपर्दन करती है। और फिर आगे क्या होता है, तो हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हिमनद किसका निर्माण करेगी, तो बोलेंगे सर हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। किसका, गहरे गर्तों का निर्माण करती है। आगे कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और सुंदर झील बन जाते हैं। यानी जो गर्त बनता है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जब बर्फ पिघलते हैं तो बर्फ क्या होता है, जाकर जमा हो जाता है, और जब जमा होगा तो एक सुंदर सा झील का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड या का निर्माण करती, किसका, तो बोलेंगे सर यह जो निक्षेप है वो हिमनद हिमोड का निर्माण करती है। चलिए बस एक लास्ट की ओर चल रहे हैं, पवन के कार्य। कहता है क्या कि रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपन का प्रमुख कारक है। क्या बोलेंगे कि सर रेगिस्तान में अपर्दन या निक्षेपन का प्रमुख कारक कौन है, तो पवन अपर्दन और निक्षेपन का सबसे प्रमुख कारण कौन है, तो रेगिस्तान में सबसे ये प्रमुख कारण में इसकी गिनती होती है। रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं। किसके, तो छत्रक यानी छतरी की जैसा आकार देख सकते हैं, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से छत्रक के आकार का हम देख सकते हैं। क्या, तो आकार के देख सकते हैं, यानी चट्टान को हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है
जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? तो जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहा जाता है। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसे सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। क्या विस्तृत होते हैं? है ना। सबसे जरूरी बात कि पवन जो होता है सेल के ऊपरी यानी ऊपरी भाग को निक्षेपित करने के बजाय वो निचले भाग को आसानी से काट दे, क्योंकि टक्कर ज्यादा नीचे, जैसे यहाँ और यहाँ पर, तो सबसे अधिक टक्कर इसको नीचे मारने में लगेगा और आसानी से इसको टक्कर लगा देगा, तो ये नीचे वाले भाग को टक्कर लगाती है। आगे कहते हैं इसीलिए, ये तो हो गया ना, है ना। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन यानी जब हवा चलती है तो रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। जब ये पवन का जब बहाव रुकेगा तो छोटी पहाड़ी का मतलब छोटी छोटी पहाड़ी का ये बहुत सारा रेत जो है रेगिस्तान से उठाकर ले जाती है पवने, और जगह जगह पर छोड़ते चलती है, तो धीरे धीरे किसका? तो रेतीले रेत का निर्माण करती है। आगे कहते हैं क्या? इनको बालू डिब्बा, इन्हें बालू टिब्बा कहते हैं। जब यार कौन से बालू टिब्बा, प्रश्न कोई पूछ दे कि सर बताओ बालू टिब्बा क्या है, तो क्या बोलेंगे कि रेतीले स्थान से, यानी रेतीले स्थान से जब पवने छोटे छोटे रेतीले पदार्थ को या रेतीले कंकड़ को जब लेकर उड़ती है और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निक्षेपित करती है, तब वो एक छोटी पहाड़ी का निर्माण करता है, जिसे हम बालू टिब्बा कहते हैं। एक तरह से बस बड़ा सा पहाड़ जैसा बना दिया, लेकिन उतना बड़ा पहाड़ नहीं, छोटी छोटी मतलब आकार का बना दिया, पहाड़ी के आकार का, ठीक है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। आप 3.1 में देख सकते हैं, आप इसको देखिए, ठीक है। ये जो आपको उठा उठा उभरा उभरा हुआ जो भाग लग रहा है ना, यहाँ पर पतला है, यहाँ पर उभरा हुआ, यहाँ पर उभरा, ये जो उभरा हुआ भाग लग रहा है, ये सब किसका उदाहरण? तो बोलेंगे सर ये सब बालू टिब्बा का उदाहरण है। और बालू टिब्बा कहाँ मिलेगा सर? तो रेगिस्तान में बालू टिब्बा हमें प्राप्त होगा। कहता जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु इनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहता है क्या? कहता है क्या कि जब बालू के कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। क्या बोलेंगे? जो बालू के कण को उठाकर पवन जो है एक जगह से दूसरी जगह निक्षेपित कर रहा था, तो कहता है वायु को उठाकर बालू के कण को, महीन और हल्के कण को, जब वायु उसे उठाकर अत्यधिक मतलब बहुत अधिक दूर लेकर चले जाए, कितना? अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होती है, यानी अलग मतलब विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र में जब निक्षेपित होती है, तब इसे लोएस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल में? चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। प्रश्न अभी मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जस्ट आइए प्रश्न का उत्तर आना प्रारंभ हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग का प्रश्न आना प्रारंभ हो गया है। अब जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग तो इसका जवाब देंगे, और जो लोग सिर्फ आवागमन में रहते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, आवागमन में रहेंगे भाई साहब, तो कुछ नहीं होगा। जिनको लगता है कि अरे यार क्या ही पढ़ना 7वां क्लास को, तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप इसको बनाकर बताइए, देखते हैं कितना आप में दम है। मैं देखता हूं, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, आप लोग पढ़ने के लिए बैठे हो तो उत्तर दो, है ना, नहीं पढ़े हो तब भी उत्तर दो। इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है सैल, किनारा, समुद्री गुफा। समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, दूसरा नहीं है, तो कहता है चट्टान है, किनारा है और समुद्री गुफा है, ठीक है। किसका पूछ रहा है? तो समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, यानी समुद्री तरंग के कारण क्या समुद्री गुफा का निर्माण होता है, किनारा का निर्माण होता है, या सैल का निर्माण होता है? किसके कारण? तो समुद्री तरंग के कारण। बताइए उत्तर, ठीक है। दूसरा कहता है हिमनद के निक्षेपण की विशेषता। हिमनद के निक्षेपण की विशेषता क्या है? तो बाढ़कृत मैदान है, पुलीन है या हिमोड है? तो बोलेंगे इसका आंसर तो हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 3। और कहता है पृथ्वी की आकस्मिक गति के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी के आकस्मिक गति कारण या तो भूकंप होगा या तो ज्वालामुखी होगी, ठीक है। आगे देखिए, छत्रक सैल पाई जाती है,
तो छत्रक सेल नदी में रेगिस्तान में पाई जाएगी, नदी घाटी में पाई जाती है और हिमनद में। अब ये जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि छत्रक सेल रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, देखिए मैंने अभी छत्र यहां पर बनाया था ना, छत्रक सेल, देखो जिन्हें सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। किसे? तो छत्रक के आकार के सेल को छत्रक सेल कहते हैं। रेगिस्तान में पाया था, कहां? देखो उत्तर है यहां पर, रेगिस्तान में। कहां लिखा हुआ है? रेगिस्तान में छत्रक के आकार के सेल, जिन्हें सामान्य भाषा में छत्रक कहा जाता है। मैं सब कुछ पढ़ा दी हूं एग्जाम में। चाप झील पाई जाती है कहां? हिमनद, नदी घाटी और रेगिस्तान। तो आंसर क्या होगा सर? नदी घाटी में पाई जाती है। तो कहां पर है सर? कैसा होता है? तो भाई साहब मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए ये चाप झील हो गया, देखिए ये क्या हो गया, ये जो चाप का आकार क्या बन गया, इसे कहते हैं चाप झील। और कहां बनती है? तो बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति चाप झील कहलाती है। मैं जो पूछ रहा हूं भाई साहब, मैं आपको मजाक करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आता हूँ। मैं भाई साहब इस समय कोई दूसरा बैच खोल दूंगा तो कोई और चल जाएगा, लेकिन मैं एनसीईआरटी इसलिए मैं अपने बैच में ला रहा हूँ ताकि एनसीईआरटी पढ़कर कोई लड़का मुफ्त में आप ज्योग्राफी बढ़िया से इसका तैयारी, जो 6 से लगातार पढ़ लेना 12 तक, फिर कोई मैकालाल नहीं कि कोई एग्जाम उसको ज्योग्राफी में बोल दे, किसी भी तरह का ज्योग्राफी का क्वेश्चन वो बोल दे कि हाँ सर हमसे नहीं बना, मैं बिलीव नहीं करूंगा और बोलूंगा सामने मेरे बैठ के बनाओ। तो कौन सा चैप्टर पढ़ा है जो नहीं है? और मैं एनसीईआरटी में खोज कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी से खोज कर दे दूंगा। ठीक है ना, होने दो एग्जाम। हिमनद, विसर्प, पुलीन, बालू टिब्बा, जलप्रपात और भूकंप। ठीक है, ये इतने सारे ऑप्शन है, और है ना, कितना हो गया? 3 3 6 है, और यहाँ पर ऑप्शन में 7 है। तो क्या मुझे बताना पड़ेगा? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दोगे? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दे दोगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो फिर तो मुझे ही देना पड़ेगा। इस सब में पढ़ा चुका हूं कि हिमनद कहाँ है, तो जाकर देखो, बर्फ वाला में पढ़ाया हूं, है ना। विसर्प क्या है, जाकर देखो, नदी वाला में पढ़ाए। पुलीन को पढ़ाएं, बालूटिब्बा पढ़ाएं, जैसे भी पढ़ाएं, जलप्रपात और भूकंप पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं भाई साहब। आप लोग प्रयास करिए, खुद से बनाइए। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग खुद से बनाइए। अगर आप लोग बना लेंगे तो फिर मैं इसे छोड़ता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको क्या हो गया, यहाँ पर आपको हिमनद मिल गया है, मिल गया ना। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है, तो कहाँ? मैंने बोला हिमनद में चले जाओ, उसके कार्य मिल जाएंगे आपको हिमनद वाले में। ठीक है, चलिए ये तो समुद्र वाला भी हो गया, कहीं पे देख लेना, मिल जाएगा। चलो मिल जाएगा, है ना। अब सारे देख लेना, यहाँ पर वितरिका हो गया, तो मिल जाएगा, आप जाकर देखना, खोजना, मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बनाने में सक्षम होंगे और बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए। बर्फ की नदी हिमनद हो जाती है, मैंने बोला बर्फ की नदी क्या होती है? हिमनद होती है। हु बहु यहाँ पर लिखा हुआ है सब चीज, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियां। हिमनद या हिमानी बर्फ की नदियां, कितना क्लियर सा सेंटेंस यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए। तो इस तरह की जो बातें हैं आप लोग, उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोग खुद और स्वयं करने में सक्षम हैं। चलिए, तो ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान रखें और इसको आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दिए। कहां पर? तो कमेंट में करिएगा सर का एक, इस प्रकार से। ठीक है ना। विसर्प का क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ख का, मैं क्यों बता रहा हूं, ख का क्या हो गया? 4। इस तरह से आप लोग उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा, अभी छत्रक अभी मैं जस्ट बताया हूं, छत्रक सेल। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता रखें, और इसका उत्तर प्लीज कमेंट में दीजिए। ठीक है, मैं अगला चैप्टर की ओर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल लेकर फिर से आएंगे। ठीक है, सॉरी कल तो मैं नहीं होगा, है ना, कल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समाप्ति की ओर चलते हैं।